दोस्तों, आप देख रहे हैं चैनल कॉमिक्स तक। चैनल कॉमिक्स तक लेकर आया है राज कॉमिक्स की एक और बेहतरीन कहानी, जिसका नाम है कालजंत्री भोकाल। भोकाल विश्व का सबसे बड़ा महाबली, पृथ्वी का सबसे अधिक आकर्षक व्यक्तित्व का स्वामी, ब्रह्मांड का सबसे सुंदर पुरुष, मेरा हृदय सम्राट, मेरे सपनों का राजकुमार। उसके सिवा मैं भला किसी और से विवाह करने के बारे में कैसे सोच सकती हूँ। इसलिए पिताजी, अगर आप चाहते हैं कि आपकी प्यारी पुत्री शिवांगी दुल्हन का जोड़ा पहने तो जाइए, महाबली भोकाल से मेरे विवाह की बात कीजिए, अन्यथा मेरे विवाह के बारे में भूल जाइए। उफ, आखिर तुम समझती क्यों नहीं शिवांगी? तुम जो चाहती हो वह नहीं हो सकता। भोकाल पहले से ही विवाहित है। भोकाल को पाने की हट छोड़ दे मेरी बच्ची। आश्चर्य है, घोर आश्चर्य है। तभी एक आवाज़ सुनाई दी। विश्व का एक चक्रवर्ती राजा विशाल सिंह अपने प्राणों से प्यारी पुत्री की हट पूरी करने की बजाय उसके सामने किसी भिखारी की भांति गिड़गिड़ा रहा है। मित्र कालजंत्री, तुम कहाँ थे इतने दिन? कहाँ से आ रहे हो? बता दूंगा, सब बता दूंगा। पहले तुम बताओ, आज तक शिवांगी बेटी की हर अच्छी बुरी हट को पूरा करने वाला राजा विशाल सिंह उससे हट छोड़ने को क्यों कह रहा है? मूर्ख है ये। महाबली भोकाल से विवाह करने की हट कर बैठी है तो क्या हुआ? अगर शिवांगी बेटी भोकाल को वरने की हट कर बैठी है तो उसकी हट पूरी होनी चाहिए। परंतु कोई किंतु परंतु नहीं, शिवांगी की हट पूरी होगी। उसे हर हाल में मिलेगा भोकाल। इसकी हट ही मेरी योजना का मुख्य अंग बनेगी। और अपने दृढ़ निश्चय को लिए शिवांगी वहां आ पहुंची। अरे, हमारे निजी कक्ष में घुसी आ रही हो? कौन हो तुम? मैं शिवांगी हूँ, चक्रवर्ती सम्राट विशाल सिंह की पुत्री। और अब यह कक्ष मात्र तुम्हारा ही निजी कक्ष नहीं है, बल्कि मेरा भी है। अब मैं भी यहीं रहूँगी प्रिय भोकाल, तुम्हारी अर्धांगिनी बनकर। अर्धांगिनी बनकर? ये क्या अलगल बक रही हो तुम? लगता है तुम्हारे मस्तिष्क में कोई गड़बड़ है। जाओ, लौटकर अपने पिता से कहना कि वे तुम्हारे मस्तिष्क का उपचार करवाएं। वापस तो अब मैं तभी लौटूंगी जब तुम्हें अपना पति बना लूँगी। तेरा इतना साहस, अभी हम तेरे मस्तिष्क को ठिकाने लगा देती हैं। चल बाहर। ओह, कालजंत्री चाचा ने बताया था कि अगर ऐसी स्थिति आ जाए तो मुझे उनके द्वारा दी गई माला के लाल मनके पर स्थित उस काले धब्बे को उंगली से दबा देना है। अगले ही क्षण भोकाल को मेरा बनने से कोई नहीं रोक सकता, कोई नहीं। प्रचंड शक्ति भरे शिवांगी के उस वार ने निश्चय रूप से और सलोने की चटनी बना दी होती। अगर भोकाल बीच में न आया होता, लेकिन भोकाल ज़्यादा देर खड़ा रह नहीं पाया। उफ, यह अपार शक्ति और क्रोध अपने साथ लेकर आई है। जल्द ही इसका दिमाग ठिकाने लगाना होगा, और ऐसा मुझे बिना भोकाल बने ही करना होगा, क्योंकि मैं नहीं चाहता कि इसे कोई नुकसान पहुँचे। उफ, चल भोकाल, तुझे मेरे साथ चलना है। उफ, ये तो मजबूती से पकड़कर मुझे अपने साथ ले जाने को उतारू है। इसमें ज़बरदस्त शक्ति तब आई थी जब इसने अपने गले में मौजूद माला को छुआ था। होना हो, इसकी माला ने इसे शक्ति दी है।
यह माला इसके गले से अलग करनी होगी और ऐसा करना मेरे लिए अधिक कठिन नहीं है। मैं हाथ बढ़ाते ही यह काम कर सकता हूँ। इसी के साथ शिवांगी तड़पकर नीचे आ गिरी। ये तो अचेत हो गई। अचेत नहीं हुई, मृत हो गई। ओह, अगर मुझे पता होता कि माला टूटते ही यह मृत हो जाएगी तो मैं इसे शांत करने के लिए कोई और उपाय सोचता। बेचारी तुम्हें पाने के चक्कर में अपनी जान गंवा बैठी। शिवांगी की मृत्यु की सूचना ने राजा विशाल सिंह पर तो गाज ही गिरा दी। मार डाला, भोकाल ने मेरी पुत्री को मार डाला। मैं उसे जीवित नहीं छोड़ूंगा, मिट्टी में मिला दूंगा, उसे तबाह कर दूंगा विकास नगर को। शांत विशाल सिंह, शांत। भोकाल से तुम्हारी पुत्री की मृत्यु का प्रतिशोध लिया जाएगा, लेकिन क्रोध से नहीं, क्योंकि भोकाल जैसे बलशाली को बल से नहीं बुद्धि से ही मात किया जा सकता है, और ऐसा मैं कर भी रहा हूँ। तभी तो मैंने तुम्हारी पुत्री शिवांगी को ऐसी माला दी जिसके टूटते उसकी सांसों की डोर भी टूट जाएगी। ये भोकाल को ध्वस्त करने की कालजंत्री की योजना है, और अब इस योजना का अगला चरण शुरू होगा। विकास नगर में आज हमारी लच्छा पूरे 8 वर्ष की हो गई है। ईश्वर करे ये हजारों वर्ष जिए और हजारों साल में यूं ही इसकी चोटी खींचता रहूं। शिखर, अगर आप चाहते हैं कि हम हजारों साल जिएं तो आपकी अभी की अभी हमारा घोड़ा बनना होगा पिताश्री, नहीं तो हम अभी मर जाएंगे। हाँ। अरे अरे अरे, हमारी बच्ची ऐसा अशुभ क्यों बोल रही है? लो, हम घोड़ा बन जाते हैं, आइए सवारी कीजिए। भोकाल तो घोड़ा बन गया, लेकिन लच्छा को उस घोड़े पर सवारी करने का अवसर नहीं मिला, क्योंकि तभी घोड़ा बने भोकाल के मस्तिष्क पर सवार हो गई वह ध्वनि। टन, अखंडनाद बजा। मुझे जाना होगा। पिताजी ने हमें ऊपर ऊपर सवारी नहीं करने दी। अब हम हजारों साल नहीं जिएंगे। ऐसा नहीं बोलते लच्छा, पिताजी अभी लौट आएंगे, फिर आप जी भरकर उन पर सवारी करना। तू अभी की बात कर रही है, क्या पता भोकाल कभी ना लौट पाए। खैर, भोकाल लौटे ना लौटे मुझे क्या, मुझे तो तुरंत ही वह काम निपटा लेना चाहिए जिसके लिए मैं यहाँ आया हूँ। एक भयानक षड्यंत्र की शुरुआत हो चुकी थी और भोकाल भी उसमें फंसने जा रहा था। अखंडनाद के आसपास तो कोई भी नहीं दिख रहा, वह तो अपने आप ही बज रहा है। क्या रहस्य है ये? ओह, भोकाल की आंखें जो देख रही थी वह दुस्वप्न सा था, एक ऐसा सपना जो सच था। ओह, अखंडनाद एक विचित्र शैतान का रूप धारण कर मुझ पर प्रहार कर रहा है। उससे बचना होगा और सामना करना होगा। एक मुसीबत भोकाल के सामने थी और एक उसके भवन पर पहुंच रही थी। वाह, इतना प्यारा खिलौना, तुम्हारे जन्मदिन का उपहार। आप बच्ची के लिए इतना सुंदर खिलौना लेकर आए हैं, इसके लिए धन्यवाद। श्रीमान, कृपया अपना परिचय देने का कष्ट करेंगे, क्योंकि मैंने आपको महाबली के मित्रों में कभी नहीं देखा। तुमने सही कहा सुंदरी, मैं महाबली के मित्रों में से नहीं, शत्रुओं में से हूँ, और मेरा नाम है पिशाचराज संकट। उसी क्षण लच्छा की पीड़ा भरी चीख ने सारे वातावरण को गूंजा दिया। लच्छा की चीख का कारण रोंगटे खड़े कर देने वाला था। ओह नहीं, पिशाचराज का खिलौना जीवित होकर लच्छा के गले से लिपट गया है। उसे लच्छा से अलग करना होगा। विलक्षण तीरंदाज सलोनी ने सच्चे निशाने से उस खिलौने को लच्छा से दूर कर दिया। अलग होने के बाद वह खिलौना खिलौना नहीं रहा। वह छोटा सा खिलौना तो अब भयानक रूप धारण कर रहा है।
वह लक्ष्या की तरफ बढ़ रहा है। लक्ष्या के पास पहुंचने से पहले वह मौत के पास पहुंचेगा। आओ। सलोनी और रूपसी एक साथ उस पर झपटी। ओह, इस पर तो हमारे किसी भी वार का प्रभाव नहीं पड़ा। इस खिलौने को रोकने का प्रयत्न करना बेकार है। हट जाओ इसके रास्ते से। उफ, संभलना रूपसी। अरे, कोई जल्दी से महाबली को सूचना दो। भोकाल को सूचना देने से कुछ नहीं होने वाला था। भोकाल की जान खुद मुसीबत में फंसी हुई थी। ओह, यह शैतान भयानक होता जा रहा है। अब तो इससे निपटने को मेरे पास एक ही उपाय है कि मैं पुकारूं, भोकाल। जैसे ही भोकाल ने भोकाल नाम पुकारा, उसके हाथ में ढाल और तलवार आ चुकी थी। विद्युत की तरह लहराया भोकाल। अब खैर नहीं तेरी। लेकिन ओह, तलवार के इतने प्रचंड वार का इस पर कोई प्रभाव नहीं पड़ा। मुझे अपने प्रहारों में और अधिक शक्ति भरनी होगी। ओह, ये भी प्रभावशाली नहीं। इसका मतलब इस अखंड शैतान को इस तरह समाप्त करने का प्रयास छोड़कर मुझे कुछ और सोचना होगा। कुछ सोचने से पहले ही भोकाल को अपने मस्तिष्क में हथौड़े से बजने महसूस हुए। अखंडनाद से ध्वनि उत्पन्न कर रहा था अखंड शैतान, और वह ध्वनि न सिर्फ भोकाल के मस्तिष्क से ही टकरा रही थी बल्कि अनर्थ भी कर रही थी। उफ, उसकी ध्वनि दीवारों को तोड़ रही है। मुझे इसकी ध्वनि के सीधे संपर्क में नहीं आना चाहिए, नहीं तो ये मेरे मस्तिष्क की भी यही दशा करेगी। परंतु इस तरह इससे बचकर कब तक रहा जा सकता है? ये शीघ्र ही मुझे अपने ध्वनि की चपेट में ले लेगा अगर मैंने इसे समाप्त नहीं किया तो। लेकिन कैसे? इसकी विनाशक ध्वनि के प्रभाव को रोककर इसे समाप्त करूं तो कैसे? हाँ, इसकी ध्वनि का इसका काल बनेगी, और ऐसा तब होगा जब मैं इस विशाल और भारी काढ़े को उठाकर इससे अखंड शैतान को ढक सकूं। अब इस कढ़ाई की गोल और मजबूत सतह से टकराकर अखंड शैतान का विनाशकारी ध्वनि उसका ही नाश कर देगी। फच्चाक! अखंड शैतान हार चुका था। इधर रूपसी और सलोनी हार के कगार पर खड़ी थी। उफ, उसने तो मेरे बाणों की बाढ़ को भी तोड़ डाला। अब ये तुम्हारे हड्डियां तोड़ेगा। उफ, और फिर तोड़ेगा तुम्हारे बच्चों की प्यारी प्यारी गर्दनें। सलोनी और रूपसी में अब इतनी ताकत नहीं थी कि वे उठ पाती और शैतानी खिलौने के शिकंजे को लक्ष्य तक पहुंचने से रोक पाती। माँ हुई, और शैतान ने लक्ष्य को पकड़ लिया। माँ को मत याद करो बच्चों, क्योंकि यह समय माँ के पास जाने का नहीं, मौत के पास जाने का है। तभी भोकाल के रहते मौत उनके बच्चों के साए को भी नहीं छू सकती। भोकाल, तू मेरी शैतानी शक्तियों से बचकर आ गया। ओह, तो अखंडनाद को शैतानी रूप तूने ही दिया था ताकि तू यहाँ विनाश का खेल खेल सके। लेकिन इस खेल के साथ तुझे समाप्त करने में मैं आ गया हूँ। तेरे आने से यह खेल समाप्त नहीं होने वाला भोकाल, बल्कि और भी ज़्यादा भयानक होने वाला है। बहुत चालाक है कालयंत्री। वह जानता था कि ऐसी स्थिति आएगी, इसलिए उसने मुझे एक ऐसी अतिरिक्त शक्ति दी थी जिसके चलने के बाद भोकाल लाख कोशिश भी करे तब भी अपने बच्चों को नहीं बचा पाएगा। और वह अतिरिक्त शक्ति कालयंत्री ने मेरे माथे पर एक छोटी सी मणि के रूप में चिपका रखी है। ओह, इसके माथे से चिपकी मणि से निकलकर किरणें शिखर और लक्ष्य की तरफ बढ़ रही हैं। मुझे उन दोनों को उन किरणों की चपेट में आने से बचाना होगा। चीते सी छलांग लगाई भोकाल ने, लेकिन वह सिर्फ शिखर को ही किरणों से फंसने से बचा सका, लक्ष्य को नहीं। ओह, दूसरे ही क्षण लक्ष्य की दर्द भरी चीख और पिशाचराज का ठाका एक ही साथ गूंजे।
और हंसते हुए, पिशाचराज, तूने बच्चों को बचा लिया भोकाल, लेकिन इस बच्ची को कैसे बचाएगा? मणि से निकली किरणों में फंसे होने के कारण इसके प्राण मेरी मुट्ठी में हैं। अब जितना मैं इसे दूर जाऊंगा उतने ही इसके जीवन इसके शरीर से दूर होता जाएगा। तू मुझे रोक नहीं पाएगा। मैं तुझे यहाँ से एक कदम भी दूर नहीं जाने दूंगा दुष्ट, क्योंकि अभी तुम्हें रोकने के लिए यह शैतानी खिलौने जीवित हैं। उह उफ, गर्दन कटी होने के पश्चात भी इस भयानक खिलौने ने मुझे जकड़ लिया है। मुझे शीघ्र ही स्वयं को इससे छुड़ाना होगा, क्योंकि यह मेरे प्राण लेने में सफल हो या ना हो, लेकिन पिशाचराज दूर जाकर लच्छा के प्राण ले जाने में जरूर सफल हो जाएगा। अपने आप को शैतानी खिलौने से छुड़ाना भोकाल के लिए मुश्किल काम जरूर था, लेकिन सवाल उसकी बच्ची की जिंदगी का था, इसलिए भोकाल को उस मुश्किल को आसान बनाना ही था। खचाक। रुक दुष्ट, कहाँ जाता है? ओह, तू मेरे कदमों को आगे बढ़ने से नहीं रोक सकता भोकाल। मुझे तेरे कदमों को रोकने की आवश्यकता नहीं है। अगर तेरे कदम इस मणिधारी मस्तक के बिना आगे बढ़ सकते हैं तो शौक से आगे बढ़, मुझे कोई ऐतराज नहीं। पिशाचराज के कंठ से निकलने वाली वह अंतिम चीख थी। इसी के साथ भोकाल ने उसकी गर्दन धड़ से अलग कर दी, लेकिन वह अंतिम चीख सिर्फ पिशाचराज के ही कंठ से नहीं निकली, लच्छा के कंठ से भी निकली। लच्छा, लहराती हुई लच्छा की तरफ भागा भोकाल, लेकिन अपने पिता की बाहों में पहुंचने से पहले लच्छा के प्राण परमपिता के पास पहुंच चुके थे। लच्छा मृत्यु को प्राप्त हो गई। कैसे हुआ ऐसा? लच्छा। लेकिन यहाँ दूसरी तरफ मैं जानता था भोकाल के रहते पिशाचराज का सफल हो जाना आसान काम नहीं था, इसलिए मैंने पिशाचराज के माथे पर जो मणि स्थापित की थी उसके कारण उसके प्राणों का संबंध भोकाल की पुत्री के प्राणों से हो गया। भोकाल ने पिशाचराज का वध करके जैसे ही उसके प्राणों को निकाला, वैसे ही भोकाल की पुत्री के प्राण भी निकल गए, और इस तरह तुमने अपने भोकाल की पुत्री के प्राण लेकर मेरी पुत्री की हत्या का प्रतिशोध ले लिया। हाँ, और इसके साथ अपनी एक ऐसी योजना भी सफल कर ली जिसका पता शीघ्र सारे संसार को लग जाएगा। इसी के साथ दोस्तों ये कहानी यहाँ समाप्त होती है। आगे क्या हुआ देखने के लिए YouTube चैनल कॉमिक्स तक सब्सक्राइब करें और देखें इसका अगला भाग, जिसका नाम है जिगर का टुकड़ा।